प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अपने पिछले लेक्चर इलबारी तुर्कों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आगे बात करेंगे। कल हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इलबारी तुर्कों के द्वारा किस प्रकार से उनका केंद्रीय शासन संचालित होता था। केंद्रीय शासन के अंतर्गत सुल्तान और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते थे। अब हम बात करते हैं उनके प्रांतीय व स्थानीय शासन के बारे में। प्रांतीय शासन के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हालांकि इलबारी तुर्कों का जो प्रशासनिक ढांचा था वह केंद्रीकृत था, किंतु फिर भी वह एक प्रकार से उनका जो राज्यों का ढांचा था वो बहुत शिथिल था। राज्य का जो शिथिल ढांचा था वह अनेक सैनिक क्षेत्रों से मिलकर बना था, जो अपने आकार, जनसंख्या तथा आय की दृष्टि में एक दूसरे के समान नहीं थे। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भूमि होती थी जिसे इक्ता कहा जाता था, अर्थात जिसे हम सूबा कह रहे हैं या जिसे हम प्रांत कहते हैं, उसे गुलाम वंश के समय में इक्ता कहा जाता था। यानी ये जो इक्ता हैं वे प्रांत या सूबे भी कहे जा सकते हैं। इक्ते के मालिक को मुक्ति कहा जाता था। व्यवहारिक दृष्टि से मुक्ति अपने क्षेत्र का शासक था जिसके विस्तृत अधिकार थे। प्रांतों की शासन व्यवस्था समान नहीं थी। जिस प्रकार से प्रांतों का आकार समान नहीं था, जनसंख्या समान नहीं थी, आय की दृष्टि से उनकी स्थिति समान नहीं थी, उसी प्रकार से प्रांतों की शासन व्यवस्था भी समान नहीं थी। राजनीतिक व सैनिक अधिकारों की दृष्टि से भी इक्ते परस्पर भिन्न थे। इक्तेदारों को पुलिस, सेना, भूमि कर तथा शासन संबंधी सभी अधिकार प्राप्त थे, अर्थात वे अपनी पुलिस रखते थे, अपनी सेना रखते थे, स्वयं भूमि कर वसूल करते थे, अपने यहाँ का शासन भी वे स्वयं संचालित करते थे। उन्हें अपनी आय का एक निश्चित अंश सुल्तान को देना होता था। सूबेदार या इक्तेदार का मुख्य कार्य इक्ते में शांति व्यवस्था कायम रखना था, राजाज्ञाओं का पालन करवाना था और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को एक निश्चित सैनिक सहायता प्रदान करना था। यानी एक तरीके से इक्ते के जो शासक थे वो तकरीबन स्वतंत्र शासकों की भांति ही थे। वे अपने राज्य पर अपने हिसाब से अपने अनुरूप शासन किया करते थे, लेकिन वे सल्तनत के अधीनस्थ इस रूप में माने जा सकते थे कि उन्हें एक अपनी आय का एक निश्चित अंश सल्तनत में जमा करना पड़ता था, राजा की आज्ञाओं का पालन करवाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर एक सैन्य सहायता जो कि वह अपने इक्ते में रखता था, वह उसे सैन्य सहायता प्रदान करनी उसके लिए आवश्यक होती थी। इलबारी सुल्तानों के समय भदावर, अमरोहा, संभल, बदायूं, बरन जिसे बुलंदशहर भी कहा जाता है आजकल, कोइल जो आजकल अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है, अवध, कड़ा, मानिकपुर, बयाना, ग्वालियर, नागौर, झांसी, मुल्तान, उच्च, लाहौर, समाना, सुनम, कोहराम, भटिंडा तथा सरहिंद मुख्य सूबे थे। यानी ये वो सूबे थे जहाँ पर इलबारी सुल्तानों का प्रभाव क्षेत्र था। इलबारी सुल्तानों के अंतर्गत ये समस्त सूबे या इक्ते आया करते थे। सूबेदारों द्वारा युद्ध में लूटे गए माल का निर्धारित अंश सुल्तान को भेजना पड़ता था। यानी जो सूबेदार युद्धों में जाते थे और युद्ध में जो भी लूट में माल मिला करता था, उस माल का एक निर्धारित अंश सुल्तान को भेजना जरूरी होता था। इसके अतिरिक्त लूट में यदि हाथी मिला है, राजवंश की स्त्रियां मिली हैं या कोई राजचिन्ह मिला है तो वह भी सुल्तान के पास भेजना आवश्यक था। यानी लूट के माल का निर्धारित अंश तो देना ही देना है। इसके अतिरिक्त यदि हाथी मिला है
या राजवंश की कुछ स्त्रियां पकड़ में आई हैं, या राज चिन्ह मिले हैं, सिंहासन है या कोई और चिन्ह है, तो वे सब भी सुल्तान के पास ही भेजने आवश्यक थे। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता था तो उसे राजद्रोह माना जाता था, अर्थात वह सूबेदार अपने आप को सुल्तान के अधीनस्थ नहीं मान रहा है, सुल्तान के समकक्ष सुल्तान मान रहा है, तो उसे राजद्रोह माना जाता था। सूबेदार हाथी, छत्र, दूरबास यानी राजदंड का प्रयोग नहीं कर सकता था और ना ही अपने नाम के सिक्के व खुतबा पढ़वा सकता था। यानी वो अपने राज्य में स्वतंत्र तो था, किंतु ना तो वो हाथी रख सकता था अपने लिए, ना वो छत्र अपने साथ अपने ऊपर रख सकता था, ना ही वो राजदंड का प्रयोग कर सकता था, और ना ही वो अपने नाम के सिक्के तथा खुतबे पढ़वा सकता था। यही वे चिन्ह थे जिनके आधार पर ये माना जा सकता था कि सूबेदार सुल्तान के अधीनस्थ थे। प्रांतों के बाद प्रांत ताल्लुकों में या परगनों में, परगने गांवों में विभक्त थे। तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था ताल्लुक या परगनों में, परगने या ताल्लुक बटे हुए थे गांवों में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का अध्यक्ष मुखिया, चौधरी अथवा मुकद्दम कहलाता था। किसानों से कर वसूलने का कार्य सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि जागीरदार किया करते थे। जिस प्रकार का शासन प्रांतों में था, जिस प्रकार के पदाधिकारी प्रांतों में लगे हुए थे, उसी प्रकार के पदाधिकारी ताल्लुकों या परगनों में लगे हुए थे, जो कि ताल्लुक व परगनों का प्रशासन देखते थे। गांव या ग्राम अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई थी। यहाँ पर प्रांतीय या परगनों के पदाधिकारियों का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता था। गांव का अध्यक्ष, जिसे मुखिया, चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था, वही गांव का सर्वे सर्वा होता था, वही गांव की समस्याओं का निराकरण किया करता था, और किसानों से वसूल करने का अधिकार भी जागीरदारों को ही था, सरकारी कर्मचारियों को नहीं था। अपने प्रशासन को चलाने के लिए सैन्य संगठन की अत्यंत आवश्यकता थी। तो उलबारी तुर्कों ने भी सैन्य संगठन के ऊपर विशेष बल दिया, क्योंकि सैन्य बल व कौशल पर ही सुल्तान की शक्ति निर्भर थी। किंतु यहाँ पर बलबन को छोड़कर हम यह देखते हैं कि राजधानी में स्थायी सेना का अभाव था। जो सूबेदार थे उन्हीं के पास सेनाएं हुआ करती थी। प्रांतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, अनुशासन आदि के विषय में सूबेदार स्वतंत्र था। सेना उसकी निजी होती थी, किंतु आवश्यकता होने पर सुल्तान की सहायतार्थ निश्चित संख्या में सेना भेजना व रखना उसके लिए अनिवार्य था। गुलाम वंश के शासनकाल में सैन्य संगठन हमें उतना सुव्यवस्थित नहीं दिखाई देता है जितना हमें खिलजी वंश में दिखाई देता है। सेना वित्त विभाग के नियंत्रण से मुक्त थी। सैनिकों को लूट, जिसे कि खम्स कहा जाता था, उसमें से 5 में से 4 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था और 1 हिस्सा राज्य को दिया जाता था। इस तरीके से सैनिकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, खम्स के रूप में ही उनको वेतन मिलता था। किंतु बलबन ने अपने शासनकाल में सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों के व्यावहारिक ट्रेनिंग के ऊपर जोर दिया और साथ ही उन्हें नगद वेतन देने की परंपरा को भी प्रारंभ बलबन के द्वारा किया गया। सैनिक संगठन के अतिरिक्त शासन को स्थायी बनाने के लिए, शासन में कहीं विद्रोह ना हो, कहीं षड्यंत्र ना हो, उससे बचने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को स्थापित किया गया। गुलाम सुल्तानों में गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित करने का श्रेय बलबन को जाता है। बलबन ने ही इस व्यवस्था को प्रचलित किया था और तभी बलबन के शासनकाल में सभी प्रकार के विद्रोहों व बगावतों को व षड्यंत्रों को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। तो बलबन सभी गुप्तचरों की नियुक्ति स्वयं करता था।
उनके लिए एक बरीद मुमालिक नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में ये सभी गुप्तचर रहते थे। बलबन के सुदृढ़ व शक्तिशाली राज्य की नींव गुप्तचर प्रणाली के आधार पर ही थी। ये गुप्तचर ही थे जो कि उसको उसके राज्य की प्रत्येक घटना की तत्काल सूचना पहुंचाते थे। ये गुप्तचर सूबेदारों व सेनापतियों के प्रभाव से मुक्त थे और इसी कारण ये गुप्तचर सीधे हर प्रकार की सूचना बलबन तक पहुंचा दिया करते थे। सल्तनत काल में गुलाम वंश में न्याय व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया गया था। सुल्तान न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी था। मुकदमे सुनना और उन पर फैसला देना तथा काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनना सुल्तान का कार्य था। यानी कि क्योंकि न्याय व्यवस्था में काजी भी एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, काजी सभी मुकदमे सुना करता था, तो काजी को हम ये कह लें कि वो निचली कोर्ट थी, तो काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील सुल्तान ही सुन सकता था। इनके अतिरिक्त वह मुकदमों को सुनता भी था और उन पर फैसले भी सुनाता था। धार्मिक मुकदमों के निर्णय के लिए सद्र व सूबेदार की सहायता ली जाती थी। काजी सुल्तान के बाद राज्य में सर्वोच्च न्यायाधीश था और क्योंकि वह धार्मिक मामलों में भी निर्णय सुनाया करता था, इसलिए उसे सद्र उस-सुदूर या सद्र भी कहा जाता था। काजी की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और सभी प्रांतों व बड़े नगरों में काजी रहता था। हिंदुओं के झगड़ों का निर्णय पंचायत से किया जाता था, किंतु हिंदू और मुसलमानों के मध्य झगड़ों का निर्णय काजी ही करता था। यानी कि यदि क्योंकि इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन संचालित था, तो मुसलमानों के निर्णय तो काजी के द्वारा होने ही थे, किंतु यदि हिंदुओं व मुसलमानों के बीच भी अगर झगड़े हैं तो उनके निर्णय भी काजी के द्वारा किए जाते थे। किंतु सिर्फ हिंदुओं के आपसी झगड़ों के निर्णय उनकी पंचायत के माध्यम से किए जाते थे। दंडनायक के समकक्ष दादबक अथवा अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी होता था। नगर में पुलिस विभाग का अध्यक्ष कोतवाल का मुख्य कर्तव्य मुकदमों की प्रारंभिक पड़ताल कर काजी के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। दास वंश का दंड विधान अत्यंत कठोर था। यातना व अंगभंग सामान्य दंड थे, मृत्युदंड भी दिए जाते थे। ग्रामीण न्याय व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम था। सुल्तान न्यायप्रिय थे। सामान्यतः गैर मुसलमानों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त होता था, क्योंकि गैर मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं थे, किंतु क्योंकि गैर मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उनमें विद्रोह न हो, अतः उनको भी निष्पक्ष न्याय दिया जाता था। इन सभी विवरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुर्कों ने भारत में जिस शासन तंत्र का निर्माण किया, उसमें चाहे कोई भी दुर्गुण दोष रहे हों, किंतु यह अवश्य था कि उसमें आदर्शवादिता के कारण वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की गई। आदर्श था, लेकिन व्यवहार में जो समस्याएं थीं, उन व्यवहारिक समस्याओं व वास्तविकताओं की उपेक्षा इस शासन व्यवस्था में नहीं की गई थी।